आइए बेटा। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2 फॉर अवर ऑनगोइंग चैप्टर 4th। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए, मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात ये कर लेता हूँ। मुझे पता है कि चैप्टर 3 में दो टॉपिक्स रहते हैं, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड देयर इज वन मोर टॉपिक विच आई एम लेफ्ट विद। एंड चैप्टर 4 में मैंने आपकी 3 सेक्शंस जो हैं वो स्किप करी हैं अब तक। तो चैप्टर 4 जो है बच्चे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए, ठीक है। कल हमने इसके लगभग जो है 16 पेजेस, आई थिंक 15-16 पेजेस खत्म करे थे। ये उसके आगे का टॉपिक। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, चलो आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट। ये कहाँ पे रह गई? सीबीआई तो थी अभी। चलो, मुस्कान जी भी आ गए हैं। चलिए, इन दोनों का एक बार ज्वाइन हो जाता है फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। मुस्कान जी रिप्लाई कर दो। मुस्कान जी रिप्लाई कर दो। मुस्कान जी ने फटाफट कैमरा ऑफ किया, सबसे पहले कैमरा ऑफ किया मुस्कान। मुस्कान, आर यू देयर? रिप्लाई करिए। यस सर। ठीक है, चलिए आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट। देखो यार, ये क्या बोल रहा है? कह रहा है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको। ठीक है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बच्चे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर काफी इजी है बेटा, कोई इतना डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, अच्छा, सो आई वाज टॉकिंग कि चैप्टर 4 में कुछ टॉपिक्स एंड चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग है बेटा। बच्चे, जैसे ही मैं जितने जितने टॉपिक्स छोड़ता जा रहा हूँ ना आप बच्चों के, जैसे ही मेरा चैप्टर 6 तक खत्म होगा ना बेटा, आई विल नॉट बी मूविंग टू चैप्टर 7। मैं पहले आपको पिछला जो लेफ्ट टॉपिक्स वो मैं आपके डालता जाऊंगा हर एक चैप्टर। जैसे चैप्टर 3 में लेफ्ट टॉपिक्स करके मैं लिख दूंगा, या जो भी टॉपिक्स के नाम होंगे मैं वही लिख दूंगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए आप बच्चे? आप सिर्फ अपना काम पूरा करें, क्वेश्चन बैंक से गो थ्रू करें, नोट्स बनाए, क्वेश्चन बैंक से गो थ्रू करें। श्रेया, निशा, नोट्स बनाने शुरू करे हैं बेटा? कंपनी लॉग है कि नहीं शुरू करे हैं? श्रेया ने करे हैं, ईशा ने करे हैं बेटा? यस सर। ठीक है, गुड। कितना बनाया बेटा कंपनी लॉ में, क्या क्या कर लिया? सर थर्ड चैप्टर होने वाला है, थोड़ा सा और रहता है बस। सेकंड? सेकंड कर दिया। सेकंड मेरे साथ शेयर करना बेटा। श्रेया ओके। बच्चे, तेरा हो गया है? आर यू डन यस। विद सेकंड? यस सर, सेकंड हो गया। मेरे साथ शेयर कर बेटा, सेकंड के भी ओके नोट्स ओके मेरे साथ शेयर करना, ठीक है ओके बच्चे? ओके। चलिए, सीविया हो गया है कनेक्ट? यस सर। ठीक है, चलो आओ बच्चे, कर लो कैमरा ऑफ कर लो। चलिए आइए बेटा। रुद्रांश बोलेगा घोर पाप है ये, मेरे को सर कैमरा ऑन करने के लिए बोलते हैं, सीविया को कैमरा ऑफ रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तू पढ़ता नहीं है ना बेटा? ये चला गया रुद्रांश? नहीं, इधर ही है। नहीं सर, इधर। चलिए बच्चे, लेट स्टार्ट यार। तो लेट स्टार्ट सेक्शन 55, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बच्चे। ठीक है, आइए जरा। तो क्या बोल रहा है बेटा? टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कह रहा है इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रोहिबिटेड। कह रहा है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कभी रिडीम होंगे ही नहीं। पहली बात तो वो प्रोहिबिटेड है बेटा। ये प्रोहिबिशन कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 55 में। कंपनीज एक्ट 1956 में ये अलाउड था, 2013 में ये अलाउड नहीं। सब बच्चे मेरी बात समझ गए? आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, कह रहा है द टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर शेल नॉट एक्सीड बीसी 20 ईयर्स। कह रहा है आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे और उनका भी पीरियड 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 साल के अंदर अंदर वो रिडीम हो जाने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ो। कह रहा है द टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में एक्सीड 20 ईयर्स। ओहो, 20 साल बढ़ सकते हैं, 20 साल से ज्यादा हो सकता है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। द कंपनी इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। बेटा, रोड बनाने में लगी हुई है, फ्लाईओवर्स बनाने में लगी हुई है, डैम्स बनाने में लगी हुई है। यहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट जो होती है वो लंबे समय के लिए होती है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गई? सो दैट इज वाई अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में है, ठीक है, अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में है बेटा, तो इन दैट केस ये 30 साल भी हो सकता है, 30 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये देखो क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन शेल नॉट एक्सीड 30 ईयर। लेकिन एक कंडीशन है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है 21वें साल से ना आपको 10-10% जो है, कम से कम मिनिमम 10% तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको। मतलब अगर सर मैंने 300 करोड़ रुपया हमारी कंपनी ने रेज किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे,
तो 21वें साल में बेटा मेरे को 10% यानी कि 30 करोड़ रुपया वापस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है तो पढ़िए मेरे साथ। द कंपनी शैल रिडीम ए मिनिमम ऑफ 10%, minimum 10% of such preference share every year beginning from the 21st year और अर्लियर। पहले होगा तो फिर तो बेटर है, कोई बात नहीं। तो लेकिन 21वें साल से तो शुरू हो जाना है ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस सर मतलब ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, प्रोपोर्शनल बेसिस का मतलब हुआ 10% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 300 करोड़ इज इक्वल टू कितना है बेटा? 30 करोड़। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द ऑप्शन, यानी कि मिनिमम 10% है तो 10% से ऊपर भी जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? सब क्लियर है? बढ़ सकता हूँ आगे बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहा है। कह रहा है अथॉरिटी होनी चाहिए आप, पहली बात आपके आर्टिकल्स में टू इशू द प्रेफरेंशियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इशू ऑफ प्रेफरेंशियस मे बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। ठीक है भाई, बढ़िया है। कह रहा है एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंशियस देयर मस्ट नॉट बी एनी सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट। कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्या क्या कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए? पहली बात तो द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे इस एक्ट में या चाहे पिछले वाले एक्ट में 1956 वाले में। कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इससे रिलेटेड भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आसान है, आसान है बेटा, हो जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तनिष जी कहाँ ध्यान है बेटा? ठीक है, नोट्स। नोट्स आप बच्चों ने हार्ड कॉपी निकलवा लेते हो? अब तो मैं काफी समय पहले आप बच्चों के साथ शेयर, दो दो ढाई घंटे पहले शेयर कर देता हूँ यार। किसी ने हार्ड कॉपी निकलवाई है कोई बच्चा? एनीवन? नो वन? चलो ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बच्चे? स्मृति नोट्स कहाँ तक पहुंचे बेटा? आपके कहाँ तक पहुंचे सर नोट्स? चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 चल रहा है। हाँ जी तनिष जी, आपके नोट्स कहाँ तक पहुंचे बेटा? चैप्टर कंप्लीट होने वाला, चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूंगा। अंश आपके नोट्स? चैप्टर 2 कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़ा है बस, थोड़ा ही है। प्रतेश? सर चैप्टर 2 भी है, कंप्लीट होने वाला है, फिर थर्ड स्टार्ट कर दूंगा। मनप्रीत जी? सर चैप्टर 2 कर रही हूँ मैं अभी। चैप्टर 2 कर लिया बेटा? नहीं सर, रह गया अभी थोड़ा सा, तो थोड़े है जल्दी कुछ करो, टॉपिक। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पता है क्या, इतने इतने दिन निकाल देते हो, तुम्हारे तो दिमाग से ही निकल जाएगा कि क्या पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है नो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द आर्टिकल्स टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। अरे यार ये तो बट ऑब्वियस है, आपको प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना है? रिडीम करना ही करना है, एक्ट खुद बोल रहा है। तो कह रहा है कि एक्ट में आपको ये प्रोविजन डालने की जरूरत नहीं है कि सर जी अगर, मेरी बात सुनो, अगर सर मैं बोलता हूँ मेरे आर्टिकल में तो मैंने प्रोविजन डाला ही नहीं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का, तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं करूंगा। बोलेगा नहीं, ये हरकत नहीं करनी, चाहे इस आर्टिकल में डला है चाहे आर्टिकल में नहीं डला। 53 55 साफ साफ बोलता है कि इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना ही करना पड़ेगा, चाहे आर्टिकल में लिखा है चाहे आर्टिकल में नहीं लिखा। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर फुली पेड अप। सर आप पैसा सामने वाले का तभी वापस करोगे जब उसने आपको पूरा पैसा दिया है। ठीक है, और सर कहाँ कहाँ से पैसा, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बने हुए हैं। कह रहा है कहाँ कहाँ से आप जो है पैसा रिडीम कर सकते हो, पैसा कैसे दोगे उनको? कह रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है, तो कह रहा है जो आपने प्रॉफिट रखा है कंपनी ने डिविडेंड पे करने के लिए, उसमें से आप पैसा दे सकते हो। कह रहा है आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडेम्पशन। कह रहा है सर ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि सर हमारे पास जो है, हमें लगता है कि अभी इतना पैसा नहीं है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस कर सके, तो हमने नए इक्विटी शेयर्स इशू करे, हमने नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे। अब उनसे जो पैसा आएगा, आप क्या करोगे बेटा? पिछले वाले प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करोगे। लेकिन ये जो नया इशू करोगे, चाहे इक्विटी शेयर्स का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ जी भाई हमें नया इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है आपने। ठीक है, अब मेरी बात बात सुनो। अब आप बच्चों ने कंपनी लॉ पढ़ लिया है, थर्ड चैप्टर भी पढ़ा है, आपको पता है अभी फर्स्ट क्राई का, मैंने कल भी बताया था आपको, फर्स्ट क्राई का आईपीओ आया था, फर्स्ट क्राई का आईपीओ आया हुआ था बच्चे। उस आईपीओ के ना दो पार्ट्स थे, फ्रेश इशू। अच्छा, ये पता है कितने का था? मोटा मोटा अगर मैं फिगर्स ले लूं बेटा, ये 4500 करोड़ का आईपीओ था, 4500 करोड़ का ये आईपीओ था बेटा। ठीक है, जिसमें से फ्रेश इशू जो था बेटा,
वो था बच्चे आपका लगभग 2400 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल समझते हो अब के नहीं समझते? ऑफर फॉर सेल कितना था बेटा? 2100 करोड़। और आपका जो प्राइस था, जो प्राइस रेंज थी, वो था बेटा 600 से 800 रुपए। ठीक है, बुक बिल्डिंग मेथड, जिसमें बेटा पहले से प्राइस नहीं बताया होगा, बाद में जिस तरीके डिमांड के हिसाब से होगा तो प्राइस आपका एक फिक्स हो जाएगा। सारा ये मैंने आप बच्चों को बताया था। ठीक है, तो बेटा ऑफर फॉर सेल आया था 2100 करोड़ का। अब मैंने इसको एनालिसिस की कि यार इसमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, मतलब पब्लिक इशू क्लोज हो गया हुआ था, मैं ऐसे ही एनालिसिस वाली एक वीडियो देख रहा था। तो उसमें हमारे जो थे, जो जो वीडियो बना रहे थे, वीडियो मेकर थे, उन्होंने बताया कि यार मैं थोड़ा सा इस पब्लिक इशू से बचना चाहूंगा, इस आईपीओ से बचना चाहूंगा, क्योंकि जो आपके इसका जो फाउंडर है वो ही इज एन IIM पास आउट बंदा, अच्छा है, बंदा सही है, लेकिन यार ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स बेच रहा है यार। तो भाई जिस बंदे को देखकर हम कंपनी में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फाउंडर है, भाई वो फाउंडर ही एग्जिट ले रहा है, फाउंडर ही अपने शेयर्स बेच रहा है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो जब फाउंडर ही एग्जिट कर रहा है यार, तो फिर तो दाल में कुछ काला है। तो इन दैट केस उस इंसान ने ये अपना वर्डिक्ट दिया कि आपका फाउंडर ही जो है, उसी को खुद को कंपनी में भरोसा नहीं है। हाई वैल्यूएशन लेकर कंपनी के जब शेयर खरीदे थे, जब स्टार्ट किया तो 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का, आज 600-800 रुपए की कितनी हाई वैल्यूएशन मांग के अपना जो है अपनी नेटवर्थ तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे। तो ऐसे पब्लिक इशू से हमें पीछे रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? बातें समझे? आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो कह रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, या फिर आप फ्रेश इशू करोगे बच्चे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, या तो फ्रेश इशू करोगे या तो प्रॉफिट्स में से पैसा आप दोगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। ओहो, अगर तो प्रीमियम पेबल होता है आपका, अच्छा मेरी बात सुन, बता दो, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? एनीवन, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल, जरा बताओ, थर्ड चैप्टर की बातें हैं। एनीवन, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल बेटा? तनिष जी माइक, एनीवन, ऑफर फॉर सेल बेटा? एनीवन, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? ओए बोलो, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल बेटा? सर जो अपना शेयर होल्डर होता है कंपनी का, वो हाँ, किसी अपने नोन को जब शेयर बेचते, जैसे मतलब अगर उसको अपने शेयर नहीं खरीदने कंपनी के, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को बेच देता है, नहीं बच्चे क्या बोल रही है? दे देता है। बिल्कुल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाला पॉइंट ठीक बोला तूने, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब पब्लिक इशू में अपने किसी नोन को नहीं बेटा, जब पब्लिक इशू में अपने शेयर्स को ऑफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल बेटा। ऑफ पब्लिक इशू दो टाइप का हो सकता है, या तो फ्रेश इशू या फिर ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर ऑफर कर रहा है पब्लिक एट लार्ज लेवल पे, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अगर तो रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम देना भाई, फिर क्या चक्कर है, फिर देखना। कह रहा है इन केस ऑफ प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन, कह रहा है इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद एएस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये 133 वाली कौन सी कंपनी कल भी आई थी बेटा? मैंने बोला था वेट करो चैप्टर 7। कह रहा है अगर तो रिडेम्पशन के ऊपर 100 रुपए का पैसा लिया था प्रीमियम, जब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तो 100 रुपया आपने लिया था, आज आप उनको वापस कर रहे हो 120, तो ये 20 रुपए हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखो, अगर तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, कह रहा है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, in case of preference share capital issued before the commencement of this act, premium payable or redemption may be provided out of the profits of the company or out of security premium account. Oh ho, so what the catchy point here is कि सर अगर तो आपकी कंपनी जो है ऐसी है जो कि 133 में फॉल करती है, अगर तो 133 में फॉल करती है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो कंपनीज एक्ट 2013 में हुई है, तो इन दैट केस ऐसी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज नहीं कर सकती टू पे ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आती है? लिखो ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लिखो बेटा, लिखो एक नोट, लिखो नोट। इफ कंपनी इज फॉलोइंग अंडर सेक्शन 133,
if companies following under section 133, if company is following under section 133 and it has registered under Companies Act 2013 and if a company is falling under section 133 and it has registered under Companies Act 2013, comma, then premium payable on redemption of preference share, then premium payable on redemption of preference shares, then premium payable on redemption of preference shares shall be provided only out of profits of the company, only out of profits of the company, and in such case shall be provided only out of profits of the company, and in such case security premium reserve shall not be utilized, and in such case security premium reserve shall not be utilized. Is that clear? Got it? मेरी बात समझ आती है बच्चे कि नहीं समझ आती? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दो। क्लियर है बेटा? ठीक है, आ जाओ। कह रहा है लेकिन अगर कंपनी जो है 133 वाली नहीं है, फिर देखो कह रहा है प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन में भी प्रोवाइडेड, फिर कहां कहां से प्रोवाइड करना है बेटा? कह रहा है या तो प्रॉफिट्स में थे, फिर या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? यानी कि अगर 133 वाली है तो 133 में बाइफर्केशन है। अगर 133 जो है 2013 से पहले आपकी रजिस्टर हुई है तो इन दैट केस आप जो है बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूटिलाइज कर सकते हो और प्रॉफिट को भी यूटिलाइज कर सकते हो टू पे ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। लेकिन अगर बच्चे आप 133 वाले हो और आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंपनीज एक्ट 2013 में ही हुई तो इन दैट केस आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? आ जाइए बेटा। तो एक पेज हमने मजे से खत्म कर लिया, सेकंड पेज पे आइए बेटा। सेकंड पेज देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, सेकंड पेज पे देयर इज क्रिएशन ऑफ सीआरआर। बेटा व्हाट इज सीआरआर? दिस इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है? कह रहा है क्रिएशन ऑफ सीआरआर इज मैंडेटरी इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर तो आपकी सोच है कि सर जी आपने प्रॉफिट्स में से अगर आपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन करनी है तो सर उस प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा साइड करते जाओ। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट कि सर अगर आपको प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करना है तो प्रॉफिट्स में से थोड़ा पैसा साइड करो और वो जो आप प्रॉफिट का पैसा रिजर्व कर रहे हो उस रिजर्व को बोला जाएगा सीआरआर। एम आई क्लियर? सो बेसिकली आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, वो आउट ऑफ सीआरआर है जिसमें से आप पैसा यूटिलाइज कर रहे हो इन ऑर्डर टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। मेरी बात समझ गया आप बच्चे? क्लैरिटी है आप बच्चों को? ठीक है। तो कह रहा है अगर तो प्रॉफिट में से करना है तो सीआरआर बनाओ। कह रहा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब कितना पैसा आपको सीआरआर में डालना है सर? इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। सर 100 रुपए की फेस वैल्यू है या 10 रुपए की फेस वैल्यू है 50 रुपए की फेस वैल्यू है, जितनी फेस वैल्यू है उतना पैसा आप सीआरआर में डाल के रखो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए। देखो नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। अब जो सीआरआर में पैसा पड़ा हुआ आप उसको क्या किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करोगे? ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चे। ठीक है, कह रहा है सीआरआर में भी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। मैंने कल भी इसकी चर्चा करी थी बट मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं करी थी। आइए इसको समझते हैं बच्चे। देखिए सर, ये है हमारी इधर इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये है 1 लाख रुपए की और ये है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये है 50,000 रुपए। इज दैट क्लियर? अब बच्चे मैंने क्या किया, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने कर दी रिडीम, खत्म हो गई।
गॉट इट। अच्छा, एक यहाँ पे सीआरआर भी हमने, क्योंकि हमें पता है कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट्स में से जो है हमने रिडेम्पशन करनी है, तो एक सीआरआर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सीआरआर हमने कितना मेंटेन करा हुआ है? 50,000, जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो हमने 50,000 का जो है सीआरआर हमने क्रिएट करके रखा हुआ है बच्चे। ठीक है, अब कह रहा है कि सीआरआर को जो है हम यूटिलाइज करेंगे टू पे ऑफ फुली पेड बोनस, टू पे ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, सबसे पहले बोनस शेयर जो है वो मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी बोलती है कि यार इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तब जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग नई स्टेज पे थी, तो एज अ बोनस मैं आज इनको एज अ गुड जेस्चर मैं इनको क्या करूंगी कि सर मैं इनको अपने शेयर्स इशू करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इनको अपने शेयर्स इशू करूंगी। ठीक है, तो बच्चे जब फ्री ऑफ कॉस्ट आप शेयर्स इशू करोगे बेटा, तो सर सिचुएशन क्या बनी कि सर सपोज करो आपने शेयर्स इशू कर दिए 50,000 के, तो ये कितने की हो गई बेटा? 1.5 लाख। ये कितने की हो गई बेटा? 1.5 लाख की हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सिचुएशन क्या है बेटा कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बच्चे आपकी 50,000 से, बट यहाँ पे तो कैश आया ही नहीं। एसेट साइड 50,000 से बढ़ी नहीं, एसेट साइड तो वही है, एसेट साइड घटी हुई है 50,000 से, लाइबिलिटी साइड बढ़ी हुई है 50,000 से। मिसमैच आया कि नहीं आया मेरे को बता दो। इज दैट क्लियर? तो सर मेरी बात सुनो, मिसमैच खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? सर या तो लाइबिलिटी को 50,000 से बढ़ा रहे हो तो एसेट को भी 50,000 से बढ़ा दो, लेकिन सर कैश ही नहीं आया तो कैसे बढ़ाएंगे? तो सर दूसरा तरीका अपनाते हैं। अगर लाइबिलिटी की एक आइटम को 50,000 से बढ़ाया है, तो लाइबिलिटी के दूसरे आइटम को 50,000 से घटा दो। बात एक ही हुई। क्या हो गया? एक बारी प्लस 50,000, एक बारी माइनस 50,000। तो सर क्या आया? नील इफेक्ट, जीरो। नील इफेक्ट क्या आया बेटा आपका? जीरो। तो बच्चे ये जो हमने सीआरआर बनाया हुआ है ना, ये जो हमने सीआरआर बनाया हुआ है कितने का? 50,000। दिस विल बी यूटिलाइज टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। तो बच्चे यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो लाइबिलिटी एक बारी 50,000 से बढ़ी और लाइबिलिटी एक बारी 50,000 से घट गई। इज दैट क्लियर? तो बच्चे हमारी सोच क्या है? अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपको बना, प्रेफरेंस शेयर्स आपकी रिडेम्पशन कर रहे हो बेटा प्रॉफिट में से, तो सीआरआर बना के रखो। और कल को वो सीआरआर किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा बेटा? फुली टू फॉर द रिडेम्पशन ऑफ फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। सॉरी 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 सॉरी, वो सीआरआर आपको यूटिलाइज होगा टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। आई सेड गलती से प्रेफरेंस शेयर्स। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है सब बच्चों को? अब मेरी बात सुनो, सेम कॉन्सेप्ट कल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी था बेटा, सेक्शन 53 में, जहां बोला गया था सबसे पहला पॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहला यही था फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। अब यहाँ पे बेटा एसआरआर नहीं है, सपोज सॉरी सीआरआर नहीं है, सपोज करो एसआरआर है, सिक्योरिटी एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा निकल के किधर चला जाएगा? शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। बाकी जो 4 पॉइंट्स रिमेनिंग है वो भी मैं आपको आज की क्लास में जरूर समझा दूंगा। ठीक है, आइए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, जितने बच्चों का कैमरा ऑफ है, मनप्रीत जी वापस आ जाओ बेटा। जितने बच्चों का कैमरा ऑफ है एक बार रिप्लाई कर देंगे। सीविया, मुस्कान, ईशा, समृद्धि बने हुए हैं मेरे साथ कि नहीं बने हुए? यस सर सर। वीडियो स्टक हो रही है, मैंने तभी ऑफ वीडियो किया है। स्टक हो रही है, ठीक है। अच्छा, कैमरा ऑफ स्टूडेंट क्लैरिटी है बेटा? कोई डाउट प्लीज मुझे समझा दो, बता दो। नो सर। ईशा, मुस्कान, सीविया, नो सर। सीविया, नो सर। चलो आओ बेटा। नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे? द नोटिस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी गिवन टू आरओसी विद 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिए बेटा, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को भी बता दो अलोंग विद अ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। ठीक है, आपके मेमोरेंडम में भी ऑल्टरेशन आएगी। सर क्यों मेमोरेंडम में क्यों ऑल्टरेशन? अरे यार कैपिटल क्लॉज में चेंज नहीं आएगा, कैपिटल क्लॉज में चेंज नहीं आएगा बेटा। आपके पढ़ा ना दूसरे चैप्टर में मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज होता है आपका, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। अब प्रेफरेंस उड़ गया तो सर आपके मेमोरेंडम में चेंजेस आ गए, वो आपको ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम भी सबमिट करना पड़ेगा आरओसी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? कह रहा व्हाट इफ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। ओहो, अगर कंपनी जिस टाइम 10 साल का पीरियड था, 10वें साल में जाके कंपनी इसको रिडीम नहीं कर पाए, कह रहे मेरा कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू, देन कंपनी में इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओ तेरी, ये तो लॉ ही अलाउ कर रहा है। में इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट।
ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। तो यानी कि ये अलाउ करता है या फर्दर प्रेफरेंस शेयर क्या कर दो बेटा, where company is not in a position to redeem any preference share in accordance with the terms of issue, the company may issue further redeemable preference shares equal to the amount due in respect of unredeemed preference shares. On the issue of such further redeemable preference shares, the unredeemed preference shares shall deem to have been redeemed. मान लिया जाएगा on the issue of such further redeemable preference shares, the unredeemed preference shares shall deem to have been redeemed. मान लिया जाएगा कि आपने उनको जो भी पैसा आपने रेज किया, आपने क्या कर दिया बेटा, उनको यूटिलाइज कर दिया इन ऑर्डर टू पे ऑफ योर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कंसेंट इस चीज के लिए, इस चीज के लिए एक शो फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फर्दर। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है इस चीज के लिए अगर आपको फर्दर इशू करने हैं तो आपको कंसेंट चाहिए होगा 3/4 कौन, अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। इज दैट क्लियर, गॉट इट। कह रहा है ट्राइब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिए होगा। ट्राइब्यूनल मतलब सर एनसीएलटी। नेक्स्ट देखिए, द ट्राइब्यूनल शेल व्हाइल ग्रांटिंग द अप्रूवल ऑर्डर द रिडेम्पशन फोर्थविथ of unredeemed preference shares held by such person who have not consented to the issue of further redeemable preference shares। जो नहीं एग्री कर रहे हैं उस चीज के लिए, कंपनी बोलेगी इनको तो फटाफट क्या करो, आप यहाँ पे क्या कर दो बच्चे, इनको तो रिडीम करके साइड करो। इज दैट क्लियर, गॉट इट। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री नहीं करेंगे उनको आप क्या करो बच्चा, उनको इमीडिएटली रिडीम करके जो है साइड करो। इस पॉइंट से मेरी एक बात मेरी यहाँ पे समझिएगा बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सर ये जो कंपनी ने फ्रेश इशू किया है ना बेटा, ये जो कंपनी ने फ्रेश इशू किया है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो कंपनी ने फ्रेश इशू किया है ना बच्चे, इसका मतलब क्या है, क्या नए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आए? नहीं सर, दिस इज नॉट न्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर आपके जो ओल्ड वाले थे उनका पीरियड था 10 साल। सर ये क्या हो गया, एक्सपायर हो गए, दैट हैज बीन एक्सपायर्ड। सर इन्हीं को आगे रिन्यू करा गया। इज दैट क्लियर, एग्री करते हो कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, बस हमारा नया प्रोजेक्ट चालू हो ही गया है, पैसा आने वाला है, तो समय का 2 साल का हमें समय दे दीजिए। एम आई क्लियर? तो अगर कोई एग्री करता नहीं है तो सर उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली पे ऑफ। ऑल दो अप्रूवल तो 3/4 चाहिए, और सपोज करो 1/4 ने अप्रूव नहीं किया, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं एग्री करते हैं, तो अगर तो एग्री नहीं करते हैं तो बच्चे आपको इनको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर, गॉट इट, समझ आता है कि नहीं समझ? तो कंसेंट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 3/4 इन वैल्यू ऑफ unredeemed preference share is required, approval tribunal is required, the tribunal shall while granting the approval order the redemption forthwith immediately of unredeemed preference shares held by such person who has not consented the issue of further redeemable preference shares। ये further redeemable preference share fresh shareholders नहीं, पुराने वालों का पीरियड ही एक्सटेंड किया। इज दैट क्लियर, गॉट इट, एग्री कर रहे हैं बच्चे? चलो बेटा, इसी के साथ हमारी सेक्शन 55 कम्स टू एन एंड। बड़ी सिंपल सी सेक्शन थी, आई होप आप इसको शॉर्ट करके आराम से बढ़िया अपने नोट्स बना। ठीक है, गॉट इट, क्लैरिटी है? किसी सेक्शन में फंसो, शॉर्ट ना कर पाओ बच्चे, प्लीज मेरे को एक बारी कंसल्ट करिए, मैं आपको वो शॉर्ट करके बता दूंगा। ठीक है, आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट देखो जरा। कह रहा था एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई ऐसा मेरा अच्छा बच्चा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंश्योरेंस क्लेम, मेरे को पिछली बार आई थिंक तनिष्क ने बोला था कि सर आई हैव एंड लीज अकाउंटिंग, आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ द लीज अकाउंटिंग। कोई और बच्चा है अच्छा, वो देखो मैंने वो चला लीज गया, अकाउंटिंग कर ली है सर। खत्म कर दिया लीज अकाउंटिंग बेटा। सर उसके 2 ही लेक्चर्स थे ना। कोई परेशानी, कोई मुश्किल? वो सर। ठीक है, एनीवन एल्स? सर मेरा भी हो गया लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग मनप्रीत का भी हो गया, कोई और बच्चा? सर मैंने भी कंप्लीट कर दी क्या कंप्लीट किया आपने समृद्धि? सर, लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग खत्म किया। आओ बच्चे चलो आगे बढ़ो। बड़ा ये देखो, जो इसमें मुश्किल सेक्शन है ना बेटा, वो हमारी मुश्किल सेक्शन जो आज की है ना, वो ये वाली है।
मैं बता दूं, बड़ा बहुत आसान है ये। जितने लंबे लंबे ये पेजेस है ना, ये सेक्शन 56 के, 56 ये ना ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, बड़ी आसान है ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी थी, एज इट इज यहाँ पे जो है 57 भी बड़ी आसान है। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रेक्टिफिकेशन रजिस्टर मेंबर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बड़ी आसान सेक्शन। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कुछ नहीं है। रिडक्शन ऑफ शेयर, ये है बेटा, ये है मेन सेक्शन, मेजर सेक्शन। ये देखो, ये आपकी चलनी है बेटा। तो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आसान है, बड़ी आसान है। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कैसे करना है, क्या है, बड़ी आसान है। बस एक सेक्शन है हमारी मुश्किल, पहले हम सारा खत्म कर लेते हैं, फिर आराम से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आ जाओ बच्चे। एक चीज मेरे को आप बच्चे चेक करने दोगे, बायबैक सेक्शन। एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ आपको एक बढ़िया तरीके से सेक्शन 66 तो मैं ही लिखवाऊंगा बच्चों को। चलो देखते हैं बाद में, आओ बेटा। सो लेट्स मूव अहेड। दो पेजेस हमारे खत्म हो गए, आइए बेटा। एक तो हुआ बेटा ट्रांसफर और एक हुआ ट्रांसमिशन। ट्रांसफर हुआ बेटा कि एक जीते जाते इंसान ने अपने शेयर्स क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसमिशन कब होता है बेटा, कि एक इंसान जी रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, अब उसके लीगल हायर्स को उसके शेयर्स मिल गए, उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। एम आई क्लियर? बड़ी सरल भाषा में ये आपको ये सेक्शन मिलेगी। कह रहा है द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी शेल बी मेड इन फॉर्म नंबर SH4। इज दैट क्लियर? SH4 में जो है आपको ट्रांसफर, अभी पहले सारी ट्रांसफर की बातें चल रही है। कह रहा है जो ट्रांसफर डीड है बेटा, वो स्टैम्प होनी चाहिए, वो डेटेड होनी चाहिए। ट्रांसफर डीड जो है एग्जीक्यूटेड बाय द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफर, मतलब उनके साइन होने चाहिए उसके ऊपर। बड़ी सिंपल सी बात है। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है जैसे ट्रांसफर डीड जो है शेल बी सबमिटेड टू द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब स्टैंपिंग, डेटिंग और साइनिंग के 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को सबमिट करना है आपने। कह रहा है सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज शेल आल्सो बी सबमिटेड अलोंग विद द ट्रांसफर डीड, मतलब शेयर सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। हाउएवर, क्योंकि कंपनी को पुराना वाला सर्टिफिकेट रिलिंक्विश करना है और नया वाला सर्टिफिकेट इशू करना है। हाउएवर इफ द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू सिक्योरिटी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, अगर किसी भी तरीके शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, आपका म्यूटिलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, देन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट तो होगी ना भाई, तू प्रूव कैसे करेगा कि ये तेरे ही शेयर्स हैं जिनको तू ट्रांसफर करना चाहता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट शैल बी सबमिटेड। कह रहा है द ट्रांसफर डीड मे बी सबमिटेड टू द कंपनी बाय ट्रांसफर या फिर बाय द ट्रांसफरर या फिर ट्रांसफरी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कोई भी आप जो है ट्रांसफर डीड इसमें सबमिट कर सकता है। आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए। कह रहा है ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग का और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग का 92 में। तो बच्चे ऐसी कंपनी को जो है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में पूरी रिलैक्सेशन, full exemption from condition laid down by section 56 subsection 1 in respect of transfer of securities held by nominees of the government। सर ये क्या है, सर ये क्या है? held by the nominees of the, बेटा nominees of the government, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर। एम आई क्लियर? गॉट इट? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, फुल एग्जाम्पशन दी गई है किसको, कि सर ये जो नॉमिनीज वगैरह है ना, जो नॉमिनीज है सरकार के, अगर उनको अपने शेयर ट्रांसफर करने, बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे शेयर्स जो है जो ONGC में है ना, वो मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती हूँ मोटा भाई को, ठीक है, मोटा भाई मुकेश अंबानी। तो बच्चे उनको ये सब सिरदर्दियां करने की जरूरत नहीं है। सर क्या प्रोसीजर है बेटा, अगर लॉ में नहीं लिखा हो हमें क्या जानने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? और हम कौन सा CS हैं जो हमें जो है हमें शेयर ट्रांसफर की प्रोसीजर को करना पड़े कंपनी में। आपसे कभी भी कंपनी में शेयर ट्रांसफर का काम नहीं कराया जाएगा एज ए CNC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। कह रहा पार्शियल एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स। सर बॉन्ड्स क्या हो गया बेटा, कि लोन के तौर पे पैसा रेज किया है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी। कह रहा ओनली इन इंटीमेशन, सिर्फ बताना है, इन्फॉर्म करना है, बाय द ट्रांसफरी स्पेसिफाइंग हिज नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी अलोंग विद द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द बॉन्ड, and if no such certificate is in existence along with a letter of allotment of the bond, there is no requirement of proper instrument, मतलब प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना पड़ेगा ना, ऐसे ही बस अपना नाम शाम बता दो, चल जाएगा, कंपनी कर देगी काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है सिचुएशन व्हेन ट्रांसफर डीड इज लॉस्ट
or delivered after 60 days. Is that clear? सर आपने ट्रांसफर डीड बनाई, सब कुछ पक्का किया, बढ़िया काम, बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफर डीड होगी बेटा। यहाँ पे सर आप डिलीवरी कर रहे हो ट्रांसफर डीड बनाने के 60 दिन के बाद, ठीक है, तब क्या होता है, कह रहा था कंपनी स्टिल उसके बावजूद भी मे रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग सच इंडेमनिटी एज द बोर्ड मे डीम फिट। इंडेमनिटी मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों, कारण बताओ, और ऐसा कारण आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद बोर्ड देखेगा कि हाँ भाई वो कारण सही है या फिर सही नहीं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है राइट ऑफ द ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट टू द ट्रांसफर। अरे भाई तू ही तो चाहता था कि तेरे को शेयर्स ट्रांसफर हो जाए, लेकिन सर अगर ट्रांसफरी ऑब्जेक्ट करता है तो उसका राइट है बेटा उसके पास। तो देखो कह रहा है व्हेन इज नोटिस रिक्वायर्ड, तो जब नोटिस क्या पढ़ते हैं इसको, कह रहे द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू द ट्रांसफरी ओनली इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड। सर क्या है, कह रहा है द ट्रांसफर डीड इज सबमिटेड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफर, कि सर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को बताना पड़ेगा हाँ भाई शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तेरे नाम में, चाहिए तेरे को। तो सर ऐसी सिचुएशन कंपनी को नोटिस कब देना पड़ेगा ट्रांसफरी को, सर जब ट्रांसफरर ने ट्रांसफर डीड सबमिट करी है। किसने डीड सबमिट करी है? ट्रांसफरर ने डीड सबमिट करी है बेटा। और दूसरा सर ट्रांसफरर के जो शेयर्स है ना वो फुली पेड नहीं है, पार्टली पेड है सर। ये क्या हो रहा है, कल को लाइबिलिटी ना आ जाए मेरे सर के ऊपर, मेरे को पैसा ना देना पड़ जाए कंपनी को, ठीक है। द नोटिस शैल बी गिवन। सर एक तो मैंने ट्रांसफरर को भी पैसा दिया और कंपनी को भी पैसा दूं, डबल डबल पे करूं सर। द नोटिस शैल बी गिवन बाय द कंपनी टू द ट्रांसफरी इन फॉर्म नंबर SH5। इज दैट क्लियर? जो चैप्टर पढ़ रहे होते हो ना बेटा उसी पे बेस जो है आपके ना फॉर्म्स के नाम आ जाते हैं। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं बेटा SH शेयर कैपिटल, तो देखो नाम क्या है SH, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा राइट ऑफ ट्रांसफरी, द ट्रांसफरी हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट टू द प्रपोज्ड ट्रांसफर विद इन 2 वीक्स। जैसे कंपनी ने उसको नोटिस दिया उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है बेटा, कि ऑब्जेक्ट कर सकता है। कह रहा है लेकिन अगर 2 हफ्ते के अंदर इसने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो सर इन दैट केस वो क्या हो जाएगा सर, मान लिया जाएगा कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो खत्म करते फटाफट, कुछ नहीं है बेटा बच्चे। ये वाला ना खत्म करने के बाद ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, मेरे को आप बच्चे प्लीज एक 3 से 4 मिनट की ब्रेक देना। एक्चुअली मैं ना ब्रेकफास्ट अपना मैंने कैरी किया था, मैं वो करना ही भूल गया। मेरे को अभी बड़ी स्टमक में ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई रियलाइज कि मैंने तो खाना ही नहीं खाया, ठीक है। मेरे को सिर्फ आप 3-4 मिनट का ब्रेक देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है no transfer deed is required for transfer of shares where shares are held in dematerialized form, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेटा। फिर आपको कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या 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 प्रोसीजर है, कह रहा है where the securities are issued by a company in dematerialized form, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने बोला था कि डीमटेरियलाइजेशन का काम कंपनी किसको सौंपती है, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी ने भी उसको फर्दर आउटसोर्स किया हुआ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, आपके 2 ही डिपॉजिटरी जो है वो इंडिया में है, एक है CDSL और एक है NDSL करके है शायद, आई कुड बी रॉन्ग। CDSL तो है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटीज लॉ का है सारा। डिपॉजिटरीज इन इंडिया, डिपॉजिटरीज इन इंडिया, एक तो है व्हाट इज डिपॉजिटरीज इन सेबी, एक तो है बेटा आपका CDSL और एक है NDSL या करके कुछ है बच्चे, देख लीजिएगा, मेरे को अभी इंस्टेंटली यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये क्या करेंगे, where securities are issued by a company dematerialized form, the company shall intimate the details of allotment the depository। कंपनी क्या करेगी, सारी डिटेल्स अलॉटमेंट की डिपॉजिटरी को दे देगी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इफ एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय एनी डिपॉजिटरी या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट with an intention to defraud any person, it shall be liable under section 447। is that clear? got it? ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए बेटा, बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट आगे बच्चे आपका ट्रांसमिशन, where any person acquires any right to securities by operation of any law। ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ मतलब डेथ हो गई सर, अब लॉ ने खुद से आपको राइट दिया उन सिक्योरिटीज के ऊपर। तो आइए, कह रहे द कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ सच पर्सन if the person receives intimation or transmission from such person। आइए दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है where any person acquires and by the company may register the transmission of favor in favor of such person। ठीक है, in favor of such person if the company receive intimation transmission from such person। such person कौन हो गया, son ले लो, wife ले लो,
ठीक है, इज दैट क्लियर? गॉट इट? एंड इन सच केस नो ट्रांसफर डीड शैल बी नेसेसरी, मतलब ट्रांसमिशन के केस में कोई भी ट्रांसमिशन डीड की आपको ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दस in case of death of holder of any security, his legal representatives become entitled to the securities by operation of law. Is that clear? Agree कर रहे हैं मेरे साथ? Next देखिए, कह रहा है the legal representative is required to submit to the company an intimation of transmission of security. The legal representative is required to submit to the company an intimation of transmission of security. उसको कंपनी को बताना पड़ेगा। कह रहा है on receipt of such intimation or transmission, the company is required to register the transmission of securities in the name of the legal representative until the shares are registered by the company in the name of legal representative. जब तक shares जो है legal representative के नाम में नहीं आते, the legal representative shall not be entitled to voting right or any other right in respect of such security. Is that clear? गॉट इट? समझ आता है? अब बच्चे यहाँ पे देखो, ऑपरेशंस ऑफ लॉ कब कब एप्लीकेबल होगा? डेथ में, इंसॉल्वेंसी में, ल्यूनेंसी में, ठीक है। तो सर यहाँ पे वेयर अ शेयर होल्डर एक्सपायर्स, his share need to be transmitted to legal representative. When a shareholder becomes insolvent, his shares are to be transmitted to his official receiver. जबकि दूसरी तरफ where shareholder become lunatic, बेटा ऑफिशियल रिसीवर कौन होगा? जो सारी प्रॉपर्टी, कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया होगा ऑफिशियल रिसीवर को, वो सारी प्रॉपर्टी को फेच करेगा, लिक्विडेट करेगा और उसके लेंडर्स को पे ऑफ करेगा। Where a shareholder become lunatic, his shares are to be transmitted to his administrator appointed by the. Is that clear? Got it बच्चे? आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं। दो पॉइंट्स रह तीन पॉइंट्स रह गए बस। कह रहा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी, द ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटीज बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड शैल बी वैलिड इवन दो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द होल्डर ऑफ सच। बट ऑब्वियस है यार, द ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी, बेटा डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई, उसके बेटे मिस्टर बी ने वो सिक्योरिटीज को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज ही इज एन ऑथराइज्ड मैन नाउ, ठीक है। इवन दो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द होल्डर, अभी वो होल्डर बना नहीं है, फिर भी वो ट्रांसफर कर सकता है। वो बोलता नहीं यार, मेरे को ये शेयरबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना। कह रहा है एज इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा कि जैसे वही होल्डर है, ठीक है। दस ऑन द रिसीट ऑफ ट्रांसफर डीड साइंड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी नेम्ड इन द ट्रांसफर डीड। कह रहा है in case of allotment of securities to the subscribers to memorandum, time limit for delivery of certificate relating to security. कह रहा है in case of allotment of securities to the subscribers, कह रहा है सब्सक्राइबर्स को कितनी देर में आपने शेयर्स अलॉट करने हैं? within 2 months of incorporation. कह रहा है in case of any allotment of shares, वो भी 2 महीने ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। कि सर इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर 6 महीने के अंदर अंदर सर उनके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। सर इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी विद इन 1 month of receipt of transfer deed or intimation of transmission. Is that clear? Got it? Kya in case of all securities by specified IFSC public and private company within a period of 60 days after the incorporation, या फिर अलॉटमेंट या फिर सबके अलग अलग जो है पीरियड्स दिए हुए हैं, एक बार ये पढ़ लीजिएगा। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू सिक्योरिटी, बेटा शेयर सर्टिफिकेट कब कब ट्रांसफर करना है? तो सर अलॉटमेंट जो है सब्सक्राइबर्स के केस में 2 महीने, शेयर्स बाकी किसी और को सब्सक्राइबर्स नहीं है, बाकी कोई और है तो फिर 2 महीने, डिबेंचर्स के केस में 6 महीने, और अगर किसी के पास शेयर है वो आगे ट्रांसफर करना चाहता है तो 1 महीने के अंदर अंदर विद इन रिसीट और ट्रांसफर डीड, और अगर या तो within 1 month of intimation of transmission, 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन IFSC पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो फिर बच्चे ये पीरियड 60 डेज है, यानी कि 2 महीने। कह रहा है अगर ऊपर दी गई सेक्शन को, सेक्शन 56 के आप कंप्लायंसेस नहीं करते हो बेटा, तो इन दैट केस कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बड़ी ही सिंपल सरल लैंग्वेज में ये पूरी आपको सेक्शन जो है वो डिफाइन करी गई है। इज दैट क्लियर? आइए जरा देखो कितना इजी है हमारा आज का। 1 2 3 1 1 2 3 4 5 5 पेजेस हमने कंप्लीट भी कर लिए। आइए इसको भी कंप्लीट करते हैं बेटा जरा। कह रहा है पनिशमेंट फॉर द पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर, कि सर बहरूपिया, you are personating yourself, I am the owner but you are not the real owner. कह रहा है section 57 contains provision related to punishment for the personation of a shareholder. If any person deceitfully, धोखेबाजी से personates as an owner of any security or
ओनर ना होके कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है कंपनी के अंदर कि मेरे बोल रहा है कि जी मेरा स्टेक है कंपनी के अंदर, और एज एन ओनर ऑफ शेयर वारंट और कूपन इशूड। बेटा मैं आपको बताता हूँ शेयर वारंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ शेयर वारंट क्या होता है। जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ 12th करी हुई है, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाला अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है बेटा, वहां पे आपकी दो चीजें होती हैं, आपकी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कि सर क्या होता है इन दैट केस, दोनों बताता हूँ बच्चे, आ जाओ जरा सुन लो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सर आपको क्या हुआ, आपने अप्लाई किया बच्चे 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को आपने अप्लाई किया और यहाँ पर आ गया 30 मार्च 2024। तो बेटा आपका कौन सा पीरियड है ये कौन सा ईयर है, 23-24। अब सर यहाँ पे जो है साल खत्म हो गया, या चलो 31st ही ले लो, साल खत्म हो गया। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन तो आ गई है, कंपनी के पास एप्लीकेशन वाला पैसा आ गया, एप्लीकेशन बनी है, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट कंपनी ने करी नहीं है 23-24 में। तो जो ऐसा पैसा कंपनी के पास आया हुआ है, शेयर एन इन्वेस्टर हैज अप्लाइड बट साल खत्म होने तक अभी तक आपने उसको अलॉटमेंट नहीं करी, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इज दैट क्लियर? एक होता है शेयर वारंट। अब अभी आपने मेरे साथ ट्रांसफर डीड के बारे में पढ़ा कि सर क्या होता है अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने पड़ते हैं ना, तो बच्चे आपको कोई फीस देनी पड़ती है। अब जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनका काम ही है बेटा शेयर खरीदना ट्रांसफर करना, शेयर खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। यार वो बेचारा पागल हो जाएगा बार बार फीस दे दे के, तो बच्चे इन दैट केस कंपनी उसको इशू करती है शेयर वारंट। शेयर वारंट में क्या होता है बेटा, देयर इज नो फीस एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर। एम आई क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? ये 12th क्लास में बैलेंस शीट पढ़ाते हुए इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड, जो आपकी जो इक्विटी होती है जैसे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में आपकी ये चीज आती है। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है बच्चे आपका, एक तो शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, एक एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और एक शेयर वारंट। एम आई क्लियर? तो ये बच्चे कैपिटल का ही पैसा होता है, बट यहाँ पे आप इसको कैपिटल के अंदर ना डाल के अलग से शेयर वारंट में दिखाते हो, क्योंकि कैपिटल में डाल दोगे तो वो नॉर्मल शेयर्स बन गए, नॉर्मल शेयर्स बन गए तो उनके ट्रांसफर के ऊपर उनको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो आइए पढ़िए जरा कि सर एज एन ओनर ऑफ एनी शेयर वारंट या फिर कूपन्स इशूड, कूपन्स में भी यही होता है, इन परसुएंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 thereby obtain or attempts to obtain any such security or interest or any such share warrant या coupon or receives or attempts to receive any money due to any such owner। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो आ गया वापस, हिल जा यार, चले आइए बच्चे। इफ एनी पर्सन रिसीवली personates as an owner of any security या फिर as an owner of any share warrant या फिर कूपन, ये पॉइंट आप छोड़ेंगे नीचे बच्चे, चल ही नहीं रहा। चलिए मैं आपको ना सेक्शन लिखा दूंगा, ठीक है, मेरे को ब्रेक दीजिए 3 से 4 मिनट का, आई विल बी बैक, आई नीड टू हैव माय ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा 3-4 मिनट।